बीज उत्पादन की चुनौतियों से निपटने और गुणवत्तापूर्ण बीज की पहचान के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय की पहल। नरेंद्र सिंह तोमर ने साथी पोर्टल व मोबाइल एप्लीकेशन किया लॉन्च। तोमर के अनुसार कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम साबित हो गई ये पहल। वाराणसी में आयोजित 3 दिवसीय G20 के कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की बैठक संपन्न। अंतिम दिन कृषि खाद्य प्रणाली में परिवर्तन के लिए नवाचार और तकनीक पर दिया गया जोर। श्री अन्न के उत्पादन से संबंधित पहल महर्षि पर एकीकृत दृष्टिकोण आया सामने। मध्य प्रदेश के बुधनी में मधुमक्खी पालन में तकनीकी हस्तक्षेप और नवाचार पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन। विशेषज्ञों ने इसे आजीविका का स्रोत अर्जित करने के लिए बताया। कृषि का उभरता हुआ क्षेत्र, लगभग 500 प्रगतिशील मधुमक्खी पालकों ने लिया हिस्सा। अप्रैल के महीने में ही देश के ज्यादातर हिस्सों में प्रचंड गर्मी और हीट वेव की स्थिति। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल और यूपी के ज्यादातर इलाकों और दक्षिण के कुछ राज्यों में पिछले कई दिनों से लू का प्रकोप। पारा 43 से 44 डिग्री के आसपास दर्ज। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। अब समाचार विस्तार से। बीज उत्पादन की चुनौतियों से निपटने, गुणवत्तापूर्ण बीज की पहचान और बीज प्रमाणीकरण के लिए बनाए गए साथी पोर्टल व मोबाइल एप्लीकेशन को बुधवार को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया। उत्तम बीज समृद्ध किसान की थीम पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से NIC ने इसे बनाया है। इस मौके पर तोमर ने कहा कि भारत सरकार कृषि के समक्ष विद्यमान चुनौतियों और कठिनाइयों को विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से दूर करने की लगातार कोशिश कर रही है। साथ ही पोर्टल भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जब इसका प्रयोग नीचे तक शुरू होगा तो कृषि के क्षेत्र में ये क्रांतिकारी कदम साबित होगा। साथ ही पोर्टल गुणवत्ता आश्वासन बीज उत्पादन श्रृंखला में बीज के स्रोत की पहचान करेगा। इस प्रणाली में बीज श्रृंखला के एकीकृत 7 वर्टिकल शामिल होंगे। अनुसंधान संगठन, बीज प्रमाणीकरण, बीज लाइसेंसिंग, बीज सूची, डीलर से किसान को बिक्री, किसान पंजीकरण और बीज DBT। वैध प्रमाणीकरण वाले बीज केवल वैध लाइसेंस प्राप्त डीलरों द्वारा केंद्रीय रूप से पंजीकृत किसानों का बेचा जा सकता है। वाराणसी में आयोजित 3 दिवसीय G20 के कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की अंतिम दिन की बैठक में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम फॉर हेल्दी पीपल्स एंड प्लैनेट विषय पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम का उद्घाटन सोमवार को केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं सड़क परिवहन तथा राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल VK सिंह द्वारा किया गया। इस बैठक में कृषि खाद्य प्रणाली में परिवर्तन के लिए नवाचार और तकनीकी, खाद्य सुरक्षा और पोषण प्राप्त करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में फ्रंटियर्स, पोषण मूल्य बढ़ाने के लिए खाद्य फसलों में बायो फोर्टिफिकेशन, पोषण व ब्लू क्रांति के लिए उष्ण कीटबंधीय समुद्री शैवाल की खेती, श्री अन्न के उत्पादन एवं पोषण हेतु प्राचीन अनाज अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान पहल महर्षि पर एकीकृत दृष्टिकोण के रूप में समन्वित कार्रवाई के लिए साझेदारी और नीतियों के बनाने पर जोर दिया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान बुधनी के सहयोग से राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन के तहत बुधवार को मध्य प्रदेश के बुधनी में मधुमक्खी पालन में तकनीकी हस्तक्षेप और नवाचार पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यक्रम में लगभग 500 प्रगतिशील मधुमक्खी पालकों, स्टार्टअप उद्यमों, राज्य सरकारों के अधिकारियों, केंद्रीय और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों, शहद प्रसंस्करण कर्ताओं आदि ने भाग लिया और देश के अन्य हिस्सों से 100 से अधिक प्रतिभागी वर्चुअल रूप से कार्यशाला में शामिल हुए। इस अवसर पर DA&FW के अतिरिक्त सचिव डॉक्टर अभिलक्ष लिखी ने कहा कि मधुमक्खी पालन में उन्नत उपकरणों का उपयोग करके शहद क्षेत्र का विस्तार होगा।
ये कम से कम निवेश के साथ ग्रामीण, शहरी और उद्यमी समुदायों के लिए आजीविका का स्रोत अर्जित करने के लिए कृषि का एक उभरता हुआ क्षेत्र है। ये एक कृषि संबंध अभ्यास है जो स्थानीय और कृषक समुदायों की अर्थव्यवस्था और रोजगार को गति दे सकता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव डॉक्टर अभिलक्ष लिखी ने कहा कि विभिन्न राज्यों में स्थिति सभी 22 सटीक कृषि विकास केंद्र को पास के गांवों को गोद लेने की आवश्यकता है, जिसमें उपयुक्त खुले मैदान और संरक्षित खेती प्रौद्योगिकियों से संबंधित किसानों की जागरूकता का स्तर बढ़ाया जा सकता है। ICAR केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल में सटीक कृषि विकास केंद्र के दौरे के दौरान ये बातें उन्होंने कही। केंद्र खुले मैदान और पॉली हाउस स्थितियों के तहत टमाटर और शिमला मिर्च की फसल के लिए सटीक कृषि प्रौद्योगिकियों के अध्ययन पर प्रायोगिक अनुसंधान परीक्षण तथा इसमें खुले मैदान में टमाटर और शिमला मिर्च के प्रदर्शन का मूल्यांकन, शेड नेट और पॉली हाउस आम और अमरूद की फसल के लिए ड्रिप फर्टिगेशन सिस्टम को अपनाना, मटर के लिए माइक्रो स्प्रिंकल सिस्टम का प्रदर्शन मूल्यांकन, विभिन्न सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों के तहत चावल और गेहूं की फसलों का प्रदर्शन, शेड नेट हाउस के विभिन्न रंगों के तहत फलों और सब्जियों का प्रदर्शन मूल्यांकन शामिल है। केंद्र अमरूद, आम, शिमला मिर्च, टमाटर, अरहर, आलू, प्याज, चना, जरबेरा की फसलों से संबंधित तकनीकों का भी प्रदर्शन कर रहा है। अप्रैल के महीने में देश के ज्यादातर हिस्सों में प्रचंड गर्मी और हीट वेव की स्थिति है। कहीं बारिश हो रही है तो कहीं बर्फबारी। बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल, यूपी के ज्यादातर इलाकों और दक्षिण के कुछ राज्यों जिसमें आंध्र प्रदेश, केरल में पिछले कुछ दिनों से लू का प्रकोप है। पारा 43 से 44 के आसपास दर्ज किया गया है। उड़ीसा और बिहार के कुछ जिलों में अगले 48 घंटे के लिए हीट वेव की वार्निंग जारी की गई है। लोगों को दोपहर 11 बजे से 3 बजे तक बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। बिहार के कई जिलों में आज सुबह 10 बजे ही तापमान 38 डिग्री से ऊपर चला गया। मौसम विभाग ने आज दिन का अधिकतम तापमान 43 डिग्री के आसपास रहने की संभावना जताई है। मुजफ्फरपुर में कक्षा 5 तक की पढ़ाई स्थगित कर दी गई है, जबकि अन्य स्थानों पर स्कूलों के समय को कम किया गया है। पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए प्रशासन ने खासा इंतजाम किया है। बाघ और शेरों की गुफाओं में ठंडी हवा देने के लिए कूलर लगाए गए हैं। वहीं अन्य जानवरों को तपिश से बचाने के लिए उन पर पानी के फुव्वारे छोड़े जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। आम जनमानस के साथ साथ जानवर भी इस भीषण गर्मी से परेशान हैं। कानपुर जूलॉजिकल पार्क में जानवरों को भीषण गर्मी के प्रकोप से बचाने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं। जानवरों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए जगह जगह कूलर और जगह जगह स्प्रिंकल लगाए गए हैं और इसके साथ ही बाड़ों में लगातार पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। वहीं दिल्ली एनसीआर में कल रात से मौसम में कुछ नरमी आई है। हवा चलने की वजह से लोगों को हल्की राहत महसूस हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 1-2 दिन तेज हवाओं और बादल छाए रहने के कारण तापमान में गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 3 दिनों तक बारिश होने के आसार हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में बारिश के साथ बर्फबारी हो सकती है। और आज हम आपको बता रहे हैं बंगाल की कांथा हस्त कलाकार प्रीति काना गोस्वामी के बारे में, जो 5 दशकों से कांथा कसीदाकारी को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं। और इसके साथ ही प्रीति काना गोस्वामी ग्रामीण महिलाओं को कांथा कला में प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वावलंबी भी बना रही हैं। आइए आपको एक बेहद खूबसूरत चीज दिखाती हूँ। ये है बंगाल का कांथा। कितनी खूबसूरत कलाकृति है ना। जरा सोचिए, छोटे छोटे स्टिच के साथ पुराने कपड़ों को बिल्कुल नया बना देती हैं बंगाल में महिलाएं। कांथा वर्क बहुत ही खूबसूरत आर्ट है, जैसा आप देख सकते हैं।
लेकिन अब प्रीतिकाना गोस्वामी जैसी महिलाएं इस प्राचीन कला को महिलाओं को सिखाकर एक तो उन्हें आय का साधन दे रही हैं और दूसरा इस कला को भी सहेज रही हैं, अगली पीढ़ियों तक पहुंचा रही हैं। इसे कहते हैं एक पंथ दो काज। और अपने इस बेहतरीन कार्य के लिए ही तो प्रीतिकाना गोस्वामी को मिल रही है पहचान और पद्मश्री का सम्मान। कांथा कढ़ाई पश्चिम बंगाल की पहचान है। कांथा हस्तकलाकार प्रीतिकाना गोस्वामी 5 दशकों से कांथा कसीदाकारी को आगे बढ़ाने में प्रयासरत हैं। वे ग्रामीण महिलाओं को कांथा कला में प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वावलंबी भी बना रही हैं। कांथा स्टिच 1990 में शुरू किया, तो मैं बहुत पुराना काम करता, वो जो 400-500 बरस पहले में जो होता है, वो जो थ्रेड निकाल के जो बनाता है, तो वो देके बनाया। बहुत अच्छा काम था मेरा, बंगाल में तो बहुत अच्छा काम था। अमेरिका होनोलुलु गया, जिस टाइम में 10 बरस था, उस टाइम में मेरे को पिताजी चला गया, तो बहुत तकलीफ में पड़ा। मेरा फ्रेंड वो सिलाई वो करता था, तो मैं उनको देख के मैं सिलाई किया। वैराइटीज एम्ब्रॉयडरी, मारवाड़ी का जो जोड़ी चुमकी, शलमा और बहुत बॉर्डर लगाया, बहुत फ्लावर बनाता है, वो साड़ी में डालता है, वो सब काम मैं सीखा। वो करके मेरा संसार में हेल्प हुआ। वो सीखने के लिए बहुत टाइम लगता है, इतना सूक्ष्म काम है। फर्स्ट टाइम में तो 10-15 ऐसी लड़की को सिखाया, उसको बाद तो और लड़की आता है, उनको सिखाता है। तो इतना स्टिच है, वैराइटी स्टिच है, तो वो बनाना सीखने में बहुत टाइम लगता है। वो बैलेंस का काम है, आँख का निशाना बहुत अच्छा होना चाहिए। तो जो लड़की लोग को उनको पेशेंस है, बहुत पेशेंस लगता है, तो जिसको है वो बहुत अच्छा काम करता है। कांथा भारत में कढ़ाई के सबसे पुराने रूपों में से एक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसकी उत्पत्ति पूर्व वैदिक काल में हुई थी। कढ़ाई की शुरुआत का मुख्य उद्देश्य पुरानी सामग्री का पुनः उपयोग करना था। इसमें कलात्मक रूप से सूती या रेशमी कपड़े पर फूल, पक्षी, जानवर आदि आकृतियां बनाने के लिए टांके लगाए जाते हैं। एक वक्त था जब इस कला में पुरानी साड़ियां और धोती के सफेद सूती कपड़े को जोड़कर निचली सतह बनाई जाती थी। अब तो कांथा कढ़ाई में कई तरह के परिधान और नए कपड़ों का इस्तेमाल होने लगा है। कढ़ाई में रंगीन धागों का खूबसूरती से प्रयोग किया जाता है। प्रीतिकाना गोस्वामी को बहुत मुबारक। ये वेस्ट बंगाल का जो कांथा का काम है, ये शायद हजारों साल पुराना है। ये यूज किया जाता था जब कपड़े फट जाते थे और पुरानी साड़ियों को ले के एक दूसरे के ऊपर लेयर करके, ये हाथ का जो रनिंग स्टिच का काम है, इसको ये जो रिवाइवल है और ये रिसाइकलिंग है तो कहते हैं आजकल। और आजकल तो फैशन में बहुत जरूरी है कि हम लोग अपने कपड़े रिसाइकल करें, और ऑल्सो दिस इज गोइंग टू जनरेट सम इनकम फॉर ऑल द पीपल दैट शी इज टीचिंग। सो बहुत बधाई। कांथा कसीदाकारी बहुत महीन काम है। प्रीतिकाना गोस्वामी इस पारंपरिक कला को अधिक से अधिक महिलाओं तक पहुंचाकर इस कला परंपरा को संरक्षित करने के साथ साथ महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बना रही हैं। कांथा साड़ियों के साथ साथ वे टिकोजी, पर्स आदि उत्पाद भी बना रही हैं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में इन्हें प्रदर्शित कर विश्व भर में इनका प्रचार कर रही हैं। कांथा हस्तकलाकार प्रीतिकाना गोस्वामी को पद्मश्री पुरस्कार के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मंडी भाव की और देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो बुधवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान सरसों के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की वडगाम मंडी में 18 अप्रैल को सरसों का भाव रहा 4,905 रुपए।
19 अप्रैल को उसके भाव में 155 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 4,750 रुपए। इसी तरह मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में सरसों के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 18 अप्रैल को सरसों का भाव था 5,350 रुपए। 19 अप्रैल को उसके सौदे 485 रुपए लुढ़क कर 4,865 रुपए पर हुए, जबकि राजस्थान की ब्यावर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सरसों के भाव स्थिर रहे। यहाँ 18 और 19 अप्रैल को सरसों 4,650 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में सुस्ती देखने को मिली। यहाँ 18 अप्रैल को सरसों का भाव रहा 5,150 रुपए। 19 अप्रैल को उसके सौदों में 10 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 5,140 रुपए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में सरसों के भाव की बात करें तो बुधवार को बहराइच मंडी में सरसों का भाव रहा 5,450 रुपए। इटावा मंडी में भाव रहा 5,450 रुपए। गाजियाबाद मंडी में सरसों 5,450 रुपए पर बिकी, जबकि हरदोई मंडी में इस दौरान सरसों के सौदे 5,500 रुपए पर हुए। ये साल तिलहनी फसलों की पैदावार के लिए अच्छा साबित हुआ है। मौसम की अनुकूलता का असर तिलहन की पैदावार पर देखने को मिला है। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 400.01 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20.38 लाख टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379.63 लाख टन रही थी। वही बात सरसों की करें तो इस साल देश में रिकॉर्ड सरसों की पैदावार अनुमानित है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान 128.18 लाख टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जो पिछले सीजन की पैदावार 119.63 लाख टन से 8.55 लाख टन अधिक है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मूंग की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो बुधवार को पोरबंदर और हाथरस मंडी में मूंग के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि दाहोद मंडी में इस दौरान मूंग के भाव में नरमी देखने को मिली। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 18 अप्रैल को मूंग का भाव रहा 7,800 रुपए। 19 अप्रैल को उसके भाव में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 7,750 रुपए, जबकि राज्य की ही पोरबंदर मंडी में इस दौरान मूंग के सौदे मजबूती के साथ हुए। 18 अप्रैल को यहाँ मूंग का भाव था 7,450 रुपए। 19 अप्रैल को उसके सौदों में 500 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 7,950 रुपए पर। उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में 18 अप्रैल को मूंग का भाव रहा 7,340 रुपए। 19 अप्रैल को उसके सौदे 10 रुपए चढ़कर 7,350 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में मूंग के भाव की बात करें तो लखनऊ मंडी में बुधवार को मूंग का भाव रहा 7,830 रुपए। मुजफ्फरनगर मंडी में भाव रहा 8,300 रुपए। चौबेपुर मंडी में मूंग 7,760 रुपए पर बिकी, जबकि अलीगढ़ मंडी में इस दौरान मूंग के सौदे 7,360 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 278,10,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273.02 लाख टन उत्पादन की तुलना में 5.08 लाख टन और बीते 5 वर्षों के औसत दलहन उत्पादन की तुलना में 31.54 लाख टन अधिक है। बता दें कि भारत से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। दलहन के निर्यात में चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों के दौरान पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 90.49% की बढ़ोतरी देखी गई है। एपीडा के मुताबिक साल 2022-23 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 5 लाख टन के पार पहुंच गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 2,60,317 टन का हुआ था। यानी साल कुल दलहन के निर्यात में 2,40,184 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और मंडी भाव के बाद अब बात करते हैं मौसम की और देखते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखे अपनी खेती का ख्याल। गेहूं की फसल को पकने के तुरंत बाद काट लेना चाहिए, क्योंकि फसल अधिक पकने पर कुछ प्रजातियों में दाने झड़ने लगते हैं। कटाई में देरी करने पर चिड़ियों और चूहों से भी नुकसान का खतरा रहता है। कभी कभी देरी फसल की गुणवत्ता पर भी असर डालती है।
गेहूं की कटाई के बाद अप्रैल में भी गन्ना लगा सकते हैं। इसके लिए सही किस्म का चुनाव करना होगा। जिन खेतों से गन्ने का बीज लेना है उनमें बीज लेने से 1 हफ्ता पहले सिंचाई कर दें। वहीं जिन किसानों ने फरवरी में बसंतकालीन गन्ना लगाया है वो नाइट्रोजन की दूसरी किस्त दे दें। साथ ही खेत में खाली जगहों को पोरियों से या नर्सरी में उगाए गए पौधों से भर दें। चना, मसूर और खेसारी की फसल में अगर पत्तियां पीली या भूरी पड़ गई हैं, फलियां और फली के अंदर दाना भी पीला पड़ गया है तो उनकी कटाई कर लें। कटाई के समय दाने में नमी की मात्रा 15% से कम होनी चाहिए। पके हुए दानों को दांतों तले दबाकर तोड़ने से अगर कट की आवाज आए तो समझ लें कि फसल पक गई है। मूंग और उड़द की पिछले माह बोई गई फसल में 25 से 30 दिन बाद पहली सिंचाई करें। अप्रैल के दौरान कुछ जगहों पर सरसों, अलसी और कुसुम की मड़ाई होती है। जब 75% फलियां सुनहरे रंग की हो जाएं, तो फसल को काटकर, सुखाकर और मड़ाई करके बीज अलग कर लेना चाहिए। सूरजमुखी में उर्वरक का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर करना चाहिए। वहीं अगर राई और मटर के बाद ग्रीष्मकालीन मूंगफली की फसल ले रहे हैं तो बुआई से पहले 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद डाल देनी चाहिए। ग्रीष्मकालीन मक्का में निराई गुड़ाई का बहुत ज्यादा महत्व है। इससे खरपतवार नियंत्रण में मदद मिलती है और खेत में ऑक्सीजन का संचार भी होता है। पहली निराई जमाव के 15 से 20 दिन के बाद कर देनी चाहिए। दूसरी निराई 35 से 40 दिन बाद होगी। वैसे तो बरसात की जलवायु बैंगन के लिए सबसे उपयुक्त है, लेकिन शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन बैंगन भी उगाए जाते हैं। अच्छी बात यह है कि बैंगन की खेती हर तरह की उपजाऊ मिट्टी में की जा सकती है। फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है। बैंगन की रोपाई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर लें। रोपाई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किस्म का चुनाव करते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। किसान अपने इलाके और जलवायु के हिसाब से ही किस्म का चुनाव करें। खेत तैयार करते समय 200 से 250 क्विंटल गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। साथ ही 100 किलो नाइट्रोजन, 80 किलो फास्फोरस और 80 किलो पोटाश दें। फल आना शुरू हो तब भी उर्वरकों की कुछ मात्रा डाल दें। जहाँ तक सिंचाई की बात है तो इसमें जरूरत के हिसाब से पानी दिया जाता है। खरपतवार नियंत्रण के लिए स्टाम्प दवा की 3.5 लीटर मात्रा को 1000 लीटर पानी में मिलाकर छिड़कें। इतनी दवा 1 हेक्टेयर रकबे के लिए काफी रहेगी। दवा के छिड़काव के बाद तुरंत सिंचाई कर दें। बैंगन की फसल में तना और फल भेदक कीटों का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए किसान साइपरमेथ्रिन की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से मौसम साफ रहने पर ही करना है। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। संस्कृति मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से इस 2 दिन के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि समस्याओं से समाधान की यात्रा ही बुद्ध की यात्रा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृतकाल में भारत के पास अपने भविष्य के लिए विशाल लक्ष्य भी है और वैश्विक कल्याण के नए संकल्प भी हैं। भारत ने अनेक विषयों पर विश्व में नई पहल की है और इसमें हमारी बहुत बड़ी प्रेरणा भगवान बुद्ध है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में 16वें सिविल सेवा दिवस समारोह का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि कॉर्पोरेट क्षेत्र के आपके साथी कहीं अधिक वेतन पाते हैं, पर सिविल सेवा में कुछ खास है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस उम्मीदवार सिद्धारमैया ने वरुणा में अपना नामांकन दाखिल किया। सिद्धारमैया ने नामांकन दाखिल करने से पहले चामुंडेश्वरी मंदिर में पूजा की। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री शोभा कंदरलाजे ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता के लिए आज इतना नीचे गिर गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के भत्तों के भुगतान को लेकर
कोर्ट के निर्देश का पालन न करने पर उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष सचिव वित्त और सचिव वित्त को हिरासत में लिया गया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अदालत ने बड़ा झटका दिया है। सूरत के सत्र न्यायालय ने राहुल गांधी द्वारा मोदी उपनाम टिप्पणी पर मानहानि मामले में निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी है। मुंबई के बाद अब एप्पल का स्टोर देश की राजधानी दिल्ली में भी खुल गया है। दिल्ली में एप्पल का स्टोर साकेत के सेलेक्ट सिटी मॉल की पहली मंजिल पर खुला है। सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक ये स्टोर खुला रहेगा। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।